तो बच्चों आइए हम लोग अब इसका पाठ का प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? पहली ही पंक्तियों में इन्होंने बताया था कि हमारे परिजनों को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब देश के सभी लोगों को सुविधा मिलेगी तो हमारे परिजनों को भी सुविधा मिलेगी। तो ऐसा इसलिए यह कहते हैं क्योंकि ये देश से प्रेम करते थे, यह निष्पक्ष और ईमानदारी के पथ पर चलना चाहते थे, यह स्वार्थी नहीं थे, लोभी और लालची नहीं थे। एक बार की बात है, ऐसी घटना सुनने में आती है कि एक इनके रिश्तेदार इनके पास पहुंच गए। जब ये मुख्यमंत्री थे, रिश्तेदार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई काम लगवा दीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, मैं आपका करीबी रिश्तेदार हूं। कर्पूरी ठाकुर अपने रिश्तेदार की बात ध्यान से सुनी, वह कुछ देर चुप रहे और फिर कुछ देर बाद उनको 50 रुपया का नोट दे करके कहे कि लीजिए पैसा और इससे आप औजार खरीद लीजिएगा और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कर दीजिएगा। बताइए, जो मुख्यमंत्री हैं इतने ईमानदार और निष्पक्ष थे कि उन्होंने अपने परिजन को भी, अपने रिश्तेदार को भी कोई सहायता नहीं किया। तो बच्चों ऐसे ईमानदार थे, तो ये दिखाते थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं विधायक हूं, तो मेरे सेवा पर सबका अधिकार है। जो भी जनता है, प्रजा है, सबका एक समान अधिकार है। मैं उन प्रजा में, उन हमारी जो जनता है उनको नजरअंदाज करके, उनको अनदेखी करके मैं अपने परिवार के लोगों को ज्यादा सुख और सुविधा दूं, ये मेरे कार्य में शामिल नहीं। तो यह अपने प्रजा हो, उनकी जनता हो या रिश्तेदार हो, सबको एक समान ही देखते थे, एक समान ही व्यवहार करते थे। वह चाहते थे कि अगर सुविधा मिले तो सबको मिले, केवल मेरे परिवार को इसलिए नहीं मिले कि वो मेरा परिवार है। दूसरा है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहां और किस प्रकार जाना पड़ता था? मैट्रिक के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा जाना पड़ता था। वह रेलवे स्टेशन पर पैदल आते थे, रेलगाड़ी पर चढ़ करके दरभंगा जाते थे। दरभंगा में क्लास किए, पढ़ाई हुई और फिर शाम को लौट आते थे। इस तरह से वह 50 से 60 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करके पढ़ाई करते थे, क्योंकि ये गांव में रहते थे। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि यह वहां हॉस्टल, छात्रावास में रह करके और पढ़ाई लिखाई करें। इससे अच्छा था कि वो घर से ही कॉलेज जाते थे। तीसरा है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य में करने में आनंद मिलता था? कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो इन्हें खेलने में, दौड़ने में और तैराकी में, तैरना और दौड़ना इन्हें खूब पसंद था। यह पढ़ाई के साथ साथ पशुओं को भी चराते थे। पशुओं को चराने के क्रम में जो लोक गीत होते हैं, जो आंचलिक गीत होते हैं, उसको भी गाते थे, डफ भी बजाते थे। तो इस तरह से गाने बजाने का, दौड़ने और तैरने का भी इन्हें शौक था। इन कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। चैता हो, फगुआ हो, जब मंडली बैठती थी तो इस मंडली में गाते भी थे और डफ भी बजाते थे। जब विधायक बने तो ही इन्होंने अपने पद का गुरूर नहीं रखा और लोगों से उसी तरह से मिलते जुलते, उसी तरह से व्यवहार करते हुए गान बजान में भी भाग लेते थे। चौथा है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा इस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? जब सचिवालय पहुंचे तो इनको ऊपर के कमरे में जाना था। तो ऊपर के कमरे में पहुंचने के लिए लिफ्ट था। लिफ्ट में लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स, मतलब इसमें केवल अधिकारी ही सवार होंगे, बाकी जो कर्मचारी थे, स्टाफ थे, वो सब सीढ़ी चढ़कर जाते थे। तो ये बड़ा इन्हें खराब लगा। ये जब लिफ्ट है तो लिफ्ट की सुविधा सारे लोगों को मिलनी चाहिए,
केवल ऑफिसर्स को क्यों मिले? उन्होंने तुरंत उस जो नियम था उसको बदला और कहा और व्यवस्था की कि नहीं, लिफ्ट से सारे लोग जाएंगे, चाहे कर्मचारी हो चाहे ऑफिसर्स हो, सबको इस लिफ्ट से जाने का हक है। तो वहां उन्होंने लगा कि यहाँ भी कोई सामंती व्यवस्था है और यहाँ कोई विशेष वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उस लिफ्ट को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। अगला है प्रश्न बच्चों, पाठ से आगे का प्रश्न है, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, आपको कुछ कष्ट हो रहा होगा, कुछ अभाव महसूस हो रहा होगा। तो आप उन कष्टों को, उन अभावों को नोट करिए कॉपी पर और उसे हम फिर कक्षा में दिखाइएगा। तो ये आपके लिए गृह कार्य हुआ कि आपको पढ़ाई में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगला है, दूसरा प्रश्न है, आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों की देखरेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना। आप किन कार्यों में कितना समय देंगे और क्यों? आपको खेलकूद भी करना है, घर में सहयोग भी करना है, परीक्षा की तैयारी भी करना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है। इस सब में सबसे ज्यादा आप समय कितना, किस कार्य पर कितना समय दें, मतलब किस काम को कितना समय आप देकर उस काम को पूरा करेंगे? तो ये आपके लिए कार्य का प्रश्न है। आप इसे, मतलब घर के लिए आपका टाइम टेबल क्या होगा, घर के लिए आपका समय सारणी क्या होगा कि कितना बजे से कितना बजे तक, यानी कि कितना समय तक आप पढ़ाई करेंगे, कितना समय तक घर के कामों में सहयोग करेंगे, कितना समय तक आप परीक्षा की तैयारी, अपनी पढ़ाई की तैयारी करेंगे। ये सब आपको समय सारणी बना करके लाना है। अगला है, व्याकरण से प्रश्न है बच्चों। व्याकरण में आप देखते होंगे कि कई, एक वाक्य के बदले में, अनेक शब्द के बदले में एक शब्द का प्रयोग कहीं कहीं होता है। जैसे जिसका हाथ घुटनों तक लंबा हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अजान बाहु। जिसका गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव। जिसकी आंखें कमल के समान हो उसको क्या कहते हैं? कमल नयन। इस तरह से कई शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे व्याकरण में कई शब्द हैं जो अनेक शब्दों के बदले में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो दीनों का बंधु हो, दीन बंधु। जो विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला हो, विचारक। जो विज्ञान से संबंधित तथ्यों को जानने वाला है उसे वैज्ञानिक। जो समाज की कुरीतियों को दूर करने वाला हो उसे कहते हैं समाज सुधारक। बिना शुल्क का कोई कार्य है उसको कहते हैं निःशुल्क। राजा का पुत्र तो क्या कहेंगे? राजपुत्र। गंगा का जल क्या कहते हैं? गंगा जल। विद्या का आलय, विद्या का घर क्या कहते हैं? विद्यालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो ऐसे कई शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं और ऐसे शब्द जो होते हैं वह अपनी विभक्ति को लोप करके और उन शब्द मिल करके एक शब्द बना देते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपनी विभक्ति को लोप करके एक पद में आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? याद करिए। जब दो वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि। और जब दो पद अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं और एक पद बन जाते हैं तो उसे कहते हैं समास। तो राजा का पुत्र का विभक्ति थी वो छुप गया तो राजपुत्र हो गया। विद्या का आलय, यहां का छूट गया
लोप हो गया काका तो विद्यालय, पुस्तक के लिए रसोई के लिए घर, रसोई घर के लिए यहां इसका लोप हो गया, रसोई घर एक समास हो गया। तो इस तरह से ऐसे पद, ऐसे दो पद जो अपने विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं, समास कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, जनों के नायक, के यहां से मिटा दीजिए, जननायक, तो जननायक क्या हो गया, समास हो गया। भूमि का सुधार, क्या शब्द बनेगा, विभक्ति को लोप करने पर भूमि सुधार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। शक्ति से हीन, शक्तिहीन। देह से चोर, देह चोर। लोगों के नायक, लोक नायक। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि दो शब्द अपनी विभक्ति छोड़कर जब मिल जाते हैं तो उसे समासिक पद कहते हैं। गतिविधि है, चारवाही या रोपनी के दौरान आपके क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों में से कोई एक गीत लिखिए। अभी रोपनी का समय है, तभी रोपनी जो खेत में धान रोपती हैं तो वो गीत गाते हैं, लोक गीत गाती हैं। तो इसे आपको एक गीत लिख करके लाना है जो चरवाहे, जो रोपनी में गाया जाता है। दूसरा है, अपने गांव जवार के किसी गायक या वादक से मिलकर उनके अनुभवों को सुनकर अपने शब्दों में लिख। गायक आपके मोहल्ले में होंगे, आस पड़ोस में होंगे जो गाते होंगे, तो उनसे मिलकर अनुभव प्राप्त करिए और जानकारी लीजिए कि उन्हें गाने में क्या अनुभव हुआ, कैसे वो गायक बने। तो इस तरह से बच्चों, यह जो पाठ था वह जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर आधारित था। आपने यह देखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे राजनेता थे जो बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने। उनका जीवन सदा था, सरल था, वो निष्पक्ष थे, ईमानदार थे। पद पर रहते हुए भी उन्होंने पद का कोई अहंकार नहीं रखा। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कभी उन्होंने धन संचय नहीं किया, लोभ लालच नहीं किया, अपने परिवार को धन प्रदान नहीं किया, सुविधा प्रदान नहीं किया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी यह अपने नाम से या परिवार के नाम से कभी कोई धन संपत्ति भूमि इकट्ठा नहीं किया। तो ऐसे सरल, ऐसे सादगी पसंद, ईमानदार जो हमारे कर्पूरी ठाकुर हुए, वो बहुत आदरणीय हैं। और यही कारण है कि लोग उन्हें जननायक कहते हैं, क्योंकि वह लोगों से निष्पक्षता से, ईमानदारी से, सरलता से व्यवहार करते थे और सभी लोगों के दिल में उनके लिए स्थान था। सभी लोग उनका दिल से आदर करते थे। तो बच्चों, अब मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।